हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट अति लघु क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 101 से, यानी कि ये पार्ट 3 है। इससे पहले हम 2 पार्ट में कंप्लीट 100 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स आप जरूर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। मांटेसरी ने प्रमुख रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया था? दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो मारिया मांटेसरी थी, इन्होंने किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया था, यानी कि किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा पर ये विशेष रूप से ध्यान देती थी? तो मानसिक रूप से मंद बालक या विशेष आवश्यकता वाले बालकों पर इन्होंने बहुत अधिक फोकस किया था। इन बच्चों की शिक्षा पर इन्होंने बहुत ध्यान दिया था। क्वेश्चन नंबर 102 है, जनसंचार से आप क्या समझते हैं? सामान्यतः जनसंचार के साधन से तात्पर्य ऐसे अभिकरण से है जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, स्पष्टीकरण, प्रश्न आदि दूर दराज के क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जाए। दोस्तों, आज के समय में आप सभी को पता है कि मोबाइल है, मोबाइल से कोई भी सूचना होती है वो हमसे आप तक पहुंच जा रही है। आप में से बहुत सारे लोग मोबाइल के थ्रू ही हमसे पढ़ रहे हो। तो जनसंचार के माध्यमों से हमें एक सूचना दूसरी सूचना या कोई भी सूचना हो, किसी प्रकार की कोई भी बात हो, हम एक दूसरे से जान लेते। जैसे सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इससे भी जो न्यूज है वो बहुत तेजी से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 103 है, सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा दीजिए। गिलिन और गिलिन का अभिमत है, सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में होने वाले बदलाव को कहा जाता है, चाहे यह बदलाव भौतिक दशाओं अथवा सांस्कृतिक साधनों अथवा जनसंख्या की रचना अथवा सिद्धांतों के बदलाव अथवा प्रसार में अथवा समुद्र के अंदर ही आविष्कारों के परिणाम स्वरूप हुए हो। क्वेश्चन नंबर 104 है, एनसीटी से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ होता है? तो एनसीटी यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो एनसीटी से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ होता है? तो दिल्ली में। हम सभी को पता है कि जो एनसीटी है या जो टीचर्स हैं उनके लिए जो पाठ्यक्रम है वो डिसाइड करती है कि किस तरह का पाठ्यक्रम होगा। कक्षा 5 तक के टीचर्स या फिर कक्षा 8 तक के टीचर्स किस तरह की का जो पाठ्यक्रम है वो तैयार होगा, किस तरह से वो अपनी ट्रेनिंग करेंगे, ये सब चीजें एनसीटी में डिसाइड होती हैं। दोस्तों, तो एनसीटी से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ होता है? तो दोस्तों, जब मैंने इसको सर्च किया एनसीटी से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ होता है, तो दोस्तों एनसीटी से संबंधित यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य मुख्य रूप से उत्तर क्षेत्रीय समिति यानी कि नॉर्दर्न रीजनल कमेटी एनआरसी जयपुर द्वारा किया जाता है। तो आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा कि जयपुर के द्वारा ये संबंधित जितने भी कार्य होते हैं एनसीटी से संबंधित ये सब होते हैं वहां पर। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, यानी कि क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आदि शामिल हैं। तो याद रखिएगा कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा ये क्षेत्रीय कार्यालय है एनआरसी जो कि जयपुर में स्थित है। तो यहां पर आंसर जयपुर होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 105 है, बौद्धकालीन शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो तक्षशिला और नालंदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2020 का पेपर यहाँ पर आप देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर आपको दिखेगा। 2020 में जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं सब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, मूल्य परक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो एक सुखद एवं समृद्ध भारतवर्ष का निर्माण करना, यही है मूल्य परक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 107 है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो वुड के घोषणा पत्र को। क्वेश्चन नंबर 108 है, पर्यावरण शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है? परिधन आवरण किसका अर्थ है? चारों ओर का वातावरण। क्वेश्चन नंबर 109 है, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? 1987 में। दोस्तों, यह जो नीति थी ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाल श्रमिकों के पुनर्वास और खतरनाक उद्योगों से उन्हें बाहर निकालने के उद्देश्य से तैयार की गई थी। यानी कि ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा कल कारखाने जहां पर जोखिम भरे काम होते हैं वहां पर काम करते हैं, तो ऐसे 6 से 14 साल के बच्चों को वहां से मुक्त करना और उन्हें उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना, यही था इस नीति में।
क्वेश्चन नंबर 110 है, शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड मैकाले ने दिया था। और इस सिद्धांत में क्या था कि जो शिक्षा है वो समाज के उच्च वर्ग से छन छन करके समाज के निचले वर्ग तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 111 है, प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो द रिपब्लिक, द लॉज। क्वेश्चन नंबर 112 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए। दोस्तों तो देखिए, पहला उद्देश्य तो ये था कि विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली बालिकाओं को आवासीय विद्यालय में शिक्षा देना। आप देखिए, जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है वो कक्षा 6, 7, 8 3 क्लास की पढ़ाई होती है इसमें। और इसमें इसमें ऐसी जगहों पर ऐसी जगहें चुनी जाती हैं यहाँ इस तरीके के विद्यालयों के लिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए, जहाँ पर बच्चियों के लिए ज़्यादा सुविधा नहीं होती है पढ़ाई लिखाई की, या जहाँ पर बच्चियाँ स्कूल छोड़ देती हैं कक्षा 5 के बाद। तो यहाँ पर इनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था सब सरकार देखती है। इसके बाद दूसरा है, देखिए, वंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए शिक्षा असर सुलभ बनाना, यानी कि जो वंचित वर्ग की लड़कियां हैं या बालिकाएं हैं वो भी शिक्षा से वंचित ना रहें, इसके लिए भी एक तरीके से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 113 है, भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है? तो राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण संस्था, यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ठीक है, तो एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 114 है, शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार मानव का संपूर्ण प्रकटीकरण ही शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 115 है, शिक्षा के 2 उद्देश्य बताइए। तो बालक का शारीरिक, मानसिक एवं सांस्कृतिक विकास करना। क्वेश्चन नंबर 116 है, ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? वे समस्त बच्चे जो नामांकन के बाद शिक्षा छोड़ देते हैं ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं, या ऐसे बच्चे जो लगातार 45 दिनों तक आए उसके बाद लगातार 45 दिनों तक अब्सेंट हो जाते हैं, वो ड्रॉप आउट बच्चे हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन धीरे धीरे अब जो है ये परिभाषा चेंज हो रही है। जैसे बच्चे ने मान लीजिए जुलाई में एडमिशन कराया, वो जुलाई में आया, अगस्त में आया, फिर सितंबर अक्टूबर से एकदम आना उसने बंद कर दिया, तो ये ड्रॉप आउट बच्चा ही कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलनों का नाम लिखिए। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो, नमक सत्याग्रह। 2 प्रमुख आंदोलन, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बारदोली आंदोलन, या इसके अलावा भारत छोड़ो, तो यहाँ पर आप देख ही रहे हो भारत छोड़ो आंदोलन। नमक सत्याग्रह भी हुआ था, दांडी यात्रा, ये भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 118 है, पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो जल संचयन और वृक्षारोपण, अधिक से अधिक पेड़ लगाना और जल का संचय करना। 2020 में ही पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 119 है, किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। तो सच्चाई, ईमानदारी, दयालुता और मैत्री। क्वेश्चन नंबर 120 है, वैदिक काल में विद्या अध्ययन का कार्यक्रम कब प्रारंभ होता था और कब समाप्त होता था? तो सामान्यतः शिक्षा सत्र की अवधि 1 वर्ष में 4.5 अथवा 5 मास की होती थी। विद्या अध्ययन का कार्यक्रम श्रवण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह से प्रारंभ होता था, या उपनयन संस्कार होता था वैदिक काल में, और पौष मास की पूर्णिमा को छंद मास उत्सर्जनम समारोह से खत्म होता था। याद रखिएगा, विद्या आरंभ संस्कार को हम क्या कहते थे? उपनयन संस्कार कहते थे। यहाँ पर देखिए विद्या अध्ययन का कार्यक्रम दिया हुआ, ये थोड़ा सा अलग है दोस्तों। तो ये श्रवण मास की पूर्णिमा को शुरू होता था और पौष मास की पूर्णिमा को छंद मास उत्सर्जनम समारोह से समाप्त होता था। क्वेश्चन नंबर 121 है, विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? तो समापवर्तन संस्कार होता था। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 122 पे आते हैं। डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा है? डॉक्टर आर के मुखर्जी के मत में बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था। क्वेश्चन नंबर 123 है, बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी? बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि मौखिक थी। क्वेश्चन नंबर 124 है, इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व था? इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व था। मोहम्मद साहब कहा करते थे, दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही थी दोस्तों, आज से कितने सालों पहले, कि बच्चों को शिक्षा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 125 है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो दोस्तों, बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था, जो एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 126 है, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है। यह किसका कथन दोस्तों? तो यह प्लेटो का कथन है। क्वेश्चन नंबर 127 है, शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार शिक्षा क्या है? तो शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था तक चलता है, तथा जिसमें मनुष्य अपने आप को
आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 128 है, शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है? उद्देश्य एक पूर्व दर्शित लक्ष्य है जो किसी शिक्षा क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 129 है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, यह कथन किसका है? यह कथन अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 130 है, ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है, यह कथन किसका? तो यह कथन शेक्सपियर का है। क्वेश्चन नंबर 131 पे आते हैं, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों का उचित और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है और शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार है, यह किसने कहा? तो यह कथन महात्मा गांधी जी का था। क्वेश्चन नंबर 132 है, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या है? तो आत्म अभिव्यक्ति अथवा बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा का जो व्यक्तिगत उद्देश्य का संक्षिप्त अर्थ क्या है? तो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, हर तरीके से वह विकसित हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो व्यवहारिक रूप से, हर तरह से बच्चा निपुण बने। क्वेश्चन नंबर 133 है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा बिना प्रयास, आडंबर विहीन, अव्यवस्थित, आकस्मिक, सर्वत्र, सभी स्थितियों, परिस्थितियों, अवस्थाओं एवं सभी व्यक्तियों द्वारा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 है, दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक हैं? तो मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम, पत्राचार शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा को अलग अलग इतने नाम से हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है, पत्राचार शिक्षा का माध्यम क्या है? तो पत्राचार शिक्षा का माध्यम मुद्रित शिक्षण सामग्री है जो डाक के माध्यम से छात्रों को प्रेषित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 136 है, वैदिक कालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य है? वेद पर आधारित शिक्षा का गुरु के घर अथवा कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 137 है, वेद कितने हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 138 है, सा विद्या या विमुक्तये का क्या अर्थ है? ऐसा ज्ञान जो छात्र को जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके। क्वेश्चन नंबर 139 है, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता है? तो यह शिक्षा गुरु घर या कुल में प्राप्त होती थी, इस कारण से इसे गुरुकुल शिक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है, प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? तो एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहते थे। क्वेश्चन नंबर 141 है, किसने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग शिक्षक, शिक्षार्थी व सामाजिक वातावरण को बताए हैं? तो जॉन ड्यूबी ने शिक्षा को त्रिमुखी कहा था। क्वेश्चन नंबर 142 है, मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवादी दार्शनिक किसे शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं? तो मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवादी दार्शनिक बालक को शिक्षा का केंद्र मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है? तो ड्यूबी ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है, या एक सामाजिक प्रक्रिया माना है शिक्षा को। क्वेश्चन नंबर 144 है, किसने कहा है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? तो एडम्स ने कहा है। याद रखिए, एडम्स ने द्विमुखी कहा है और जॉन ड्यूबी ने त्रिमुखी कहा है। क्वेश्चन नंबर 145 में देखिए, यही प्रश्न पूछ भी रहा है कि किसने शिक्षा को त्रिमुखी कहा है? तो जॉन ड्यूबी ने शिक्षा को त्रिमुखी कहा। क्वेश्चन नंबर 146 है, चुंबक के समान शिक्षा में भी 2 ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसीलिए शिक्षा भी द्विमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रॉस का है। क्वेश्चन नंबर 147 है, शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 3 भागों में, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 148 है, शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन प्लेटो का है। क्वेश्चन नंबर 149 है, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रेमंड का है। क्वेश्चन नंबर 150 है, शिक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन पेस्टोलॉजी का। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया। दोस्तों अगर आपको 1 या 2 सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए या सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, ये सब आपको चाहिए, तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और पूरी डिटेल यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रही हूँ। अगर आपको सेकेंड सेमेस्टर का संपूर्ण कोर्स चाहिए, आपको इसमें वीडियो मिलेंगे, सारे के सारे विषयों के नोट्स मिलेंगे,
PDF के रूप में हर विषय का हाथों से लिखा हुआ नोट्स, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कम से कम 10 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सारे विषयों की राजन सीरीज, पवन सीरीज, मास्टर क्लास, ये सब मिलेंगी। तो दोस्तों ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7705954549। इस पर कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं और अपने विषय की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, पूरा का पूरा क्लास देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे क्लासेस को अच्छे से देखते रहिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।